जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब सभी मेजर एलाइड पावर्स जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस और सोवियत रशिया ने मिलकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सेटअप करने की शुरुआत की, जहां यूएसएसआर को ईस्टर्न यूरोप की जिम्मेदारी मिली और फ्रांस, यूएस और यूके को वेस्ट की जिम्मेदारी मिली। इन देशों के बीच ये तय हुआ कि ये सभी ऑक्यूपाइड देशों में फ्री इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। पर यूएसएसआर के प्रीमियर जोसेफ स्टालिन के मन में कुछ और ही प्लान था। उसने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आने वाली सभी देशों में कम्युनिस्ट पपेट रिजीम्स एस्टैब्लिश की, ताकि ये सभी देश यूएसएसआर और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच एक बफर का काम कर सके। जिसके बाद विंस्टन चर्चिल ने अपनी फेमस स्पीच में कहा कि एन आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड ओवर द कॉन्टिनेंट। From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. और अब धीरे धीरे यूएसएसआर और वेस्ट के बीच रिलेशंस खराब होने लगे। इसके बाद 1946 में ग्रीस में चल रहे सिविल वॉर में यूके ने दखलंदाजी की और ग्रीस को एक कम्युनिस्ट रिजीम के अंडर आने से रोका। और जब यूएसएसआर और टर्की के बीच चल रहे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट में यूएस ने दखलंदाजी की, तब ये ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड और ज्यादा गहरा हो गया। ऐसा ही कुछ ईरान में भी हुआ, जहां एलाइड पावर्स ने ये अग्री किया था कि वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ईरान को आजाद कर देगी और अपनी ट्रुप्स को वहां से हटा लेगी। पर यूएसएसआर ने अपनी ट्रुप्स को वहां से नहीं निकाला। पर जब सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने यूएसएसआर पर दबाव बनाना चालू करा, तब यूएसएसआर ने फाइनली ईरान से अपनी सेना को हटाया। इन सभी इंसिडेंट्स ने वेस्ट और यूएसएसआर के बीच टेंशंस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और यूएसएसआर को लगने लगा कि ये सारी वेस्टर्न पावर जो है वो मिलकर यूएसएसआर को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका ये शक यकीन में बदल गया जब यूएस और वेस्ट ने नेटो का गठन किया 1949 में। ऑलरेडी इस वक्त तक यूएस अपनी ट्रूमन डॉक्ट्रिन के तहत हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कम्युनिज्म को कंट्रोल करने की और उसके स्प्रेड को रोकने की। वो यूरोप में फाइनेंशियल एड भी भेज रहा था ताकि यूरोपियन कंट्री जल्दी रिकवर कर पाए और वो कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट ना हो। और यहाँ तक यूएस और वेस्ट के लिए सब कुछ सही चल रहा था। और जब यूएसएसआर ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया और यूएस की न्यूक्लियर मोनोपोली खत्म हो गई, तो ये कंफर्म हो चुका था कि अगर इन दोनों सुपर पावर्स के बीच एक डायरेक्ट युद्ध होता है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। और इसलिए इन दोनों सुपर पावर्स ने एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी, जैसे कि कोरियन वॉर। कोरियन पेनिनसुला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो हिस्सों में बट गया था। नॉर्थ कोरिया में सोवियट्स ने एक कम्युनिस्ट रिजीम एस्टैब्लिश की थी और साउथ में यूएस ने एक एंटी कम्युनिस्ट रिजीम एस्टैब्लिश की थी। और जब एक दिन नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर एक सरप्राइज अटैक किया, तब शुरुआत हुई कोरियन वॉर की, जहां नॉर्थ को यूएसएसआर और चाइना ने सपोर्ट किया, वहीं साउथ को यूएस और यूएन ने सपोर्ट किया। इस पूरी लड़ाई का कोई डिसाइसिव विनर नहीं निकला और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक स्टेलमेट में एंड हो गया। फिर 1953 में फाइनली जोसेफ स्टालिन की डेथ हो गई और वहीं यूएस में भी ट्रूमन की जगह प्रेसिडेंट आइजनहावर आ गए। नए सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव पावर में आते ही एक डी-स्टालिनाइजेशन की ड्राइव शुरू करते हैं और यूएसएसआर में लोगों को थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है स्टालिन के मुकाबले। और इस न्यू फॉर्म फ्रीडम का ये नतीजा हुआ कि यूएसएसआर की कई वसाल स्टेट जैसे कि हंगरी, पोलैंड और ईस्ट जर्मनी में एंटी कम्युनिस्ट प्रोटेस्ट होने चालू हो गए। पर इन सभी प्रोटेस्ट को यूएसएसआर की गवर्नमेंट ने काफ़ी ब्रूटली सप्रेस कर दिया। इस पीरियड में दोनों सुपर पावर्स ने एक दूसरे की टेरिटरीज को इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया और दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफ़ी एस्पियोनाज एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी चालू करी, एक दूसरे की सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को निकालने के लिए। ऐसे ही एक एस्पियोनाज मिशन के वक्त 1960 में यूएस स्पाई प्लेन को यूएसएसआर की एयरफोर्स ने मार गिराया, जिसके बाद निकिता क्रुश्चेव ने यूएसए को इस इंसिडेंट के लिए ग्लोबली काफ़ी कंडेम किया और दोनों देशों के बीच टेंशंस एस्केलेट होने लगे और दोनों के बीच एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस की शुरुआत हुई। ये टेंशंस और बढ़ गई जब वेस्ट जर्मनी ने नेटो को ज्वाइन कर लिया, जिसके जवाब में यूएसएसआर ने भी अपनी खुद की एक डिफेंसिव अलायंस बनाई जिसका नाम वॉर्सो पैक्ट पड़ा। अब आ जाते हैं 1960s में, जहां अब यूएस में प्रेसिडेंट आइजनहावर की जगह जॉन एफ कैनेडी ने ले ली। वहीं उस वक्त अमेरिका के ठीक नीचे क्यूबा में एक कम्युनिस्ट कू हुआ जिसे चे गेवारा और फिडेल कास्ट्रो ने लीड किया और अब सडनली यूएस के ठीक पास में एक कम्युनिस्ट देश इमर्ज हो चुका था। अब ऐसा नहीं है कि यूएस इस कम्युनिस्ट रेजिम को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था। उन्होंने क्यूबा में एक काउंटर कू प्लान किया क्यूबन एग्जाइल्स की मदद से। इन एग्जाइल्स को सीआईए ने ट्रेन और आर्म किया और इन्हें क्यूबा में उतार दिया गया ताकि ये कैस्ट्रो की कम्युनिस्ट रेजिम को रिप्लेस कर सके। पर क्योंकि यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर सोवियत यूनियन को प्रवोक नहीं करना चाहता था, इसलिए यूएस ने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट मिनिमम रखा, जिसकी वजह से ये इन्वेजन, जिसे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के नाम से जाना जाता है, एक फेलियर साबित हुआ। इस फेल्ड इन्वेजन अटेम्प्ट के बाद कैस्ट्रो कन्विंस हो गया था
कि यूएस से क्यूबा को खतरा है। इसलिए कैस्ट्रो ने सोवियत संघ से प्रोटेक्शन की डिमांड की और उनकी हेल्प करते हुए यूएसएसआर ने अपनी कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में प्लेस कर दिया और शुरुआत हुई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। जब यूएस को इन मिसाइल्स के बारे में पता चला तब उसने क्यूबा के आसपास एक ब्लॉकेड खड़ा कर दिया, जिसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पर डाल दिया, जिसकी वजह से जेएफके ने भी रिटर्न में वही किया। इस वक्त सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि किसी भी वक्त एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती थी। कैनेडी और क्रुश्चेव के बीच इनिशियल टॉक्स भी फेल हो चुकी थी और अब एक न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन इनएविटेबल लग रही थी। पर बिल्कुल एंड मोमेंट में जाकर क्रुश्चेव ने कैनेडी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपनी मिसाइल्स को टर्की से हटा ले तो यूएसएसआर भी अपनी मिसाइल्स को क्यूबा से हटा लेगा। इस ऑफर को कैनेडी ने एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली टेंशंस जो हैं वो डीएस्केलेट होने शुरू हुए। इस डीएस्केलेशन की तरफ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था यूएस और यूएसएसआर के बीच साइन की गई पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे 1963 में साइन किया गया था, जिसमें दोनों साइड्स ने अग्री किया कि वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट को लिमिट कर देंगी। पर इसके बावजूद दोनों देशों के बीच आर्म्स रेस 1960s और 70s के दौरान चलती रही। फिर जब यूएसएसआर में क्रुश्चेव को ब्रेजनेव ने रिप्लेस कर दिया और कैनेडी के असैसिनेशन के बाद लिंडन बी जॉनसन यूएस प्रेसिडेंट बने, तब एक और प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत हुई, वियतनाम वॉर के रूप में। जहां नॉर्थ वियतनाम को चाइना और यूएसएसआर सपोर्ट कर रहे थे, वहीं साउथ को यूएस और उसके एलाइज बैक कर रहे थे। पर 1965 तक यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। पर जब 65 में उन्हें ये क्लियर हो गया कि साउथ वियतनाम बिना यूएस सपोर्ट के नहीं जीत पाएगा, तब यूएस ने उस साल अपनी ट्रुप्स को वियतनाम भेजना शुरू किया। अब क्योंकि वियतनाम वॉर को इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो जल्दी लाऊंगा और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच पाए। अब वियतनाम वॉर जो थी वो बाकी वॉर से कंपैरिजन में काफ़ी अलग थी, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम के सोल्जर्स जो थे वो गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज़ किया करते थे अगेंस्ट यूएस सोल्जर्स, जिसकी वजह से यूएस के लिए नॉर्थ वियतनाम को हराना काफ़ी मुश्किल हो गया और फाइनली यूएस को अपनी ट्रुप्स को वियतनाम से विड्रॉ करना पड़ा और पूरा वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट रिजीम के अंडर आ गया। तो ये पूरा इंसिडेंट यूएस मिलिट्री के लिए एक काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग इंसिडेंट साबित हुआ। अब आ जाते हैं मिडिल ईस्ट में, जहां 1967 में एक और प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई इजराइल और बाकी के नेबरिंग अरब देशों के बीच। जहां इजराइल को यूएस ने बैक किया, वहीं अरब देशों को यूएसएसआर ने बैक किया था। पर इस कॉन्फ्लिक्ट में केवल 6 दिन के अंदर अंदर यूएस बैक इजराइल ने ये वॉर जीत ली थी और सारे अरब नेबर्स को हरा दिया था। वहीं दोनों सुपर पावर्स ने काफ़ी अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट्स में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया और एक दूसरे के दुश्मनों को सपोर्ट करते रहे, जैसे कि अंगोलियन सिविल वॉर या सोमालियन इथोपियन कॉन्फ्लिक्ट, जहां दोनों सुपर पावर्स कभी कभार साइड्स भी इंटरचेंज कर लिया करते थे। इसके अलावा भी इन दोनों सुपर पावर्स ने कई कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्ट लिया, जिन सबको यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। अब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का साइमल्टेनियसली हिस्सा होने की वजह से दोनों सुपर पावर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा था और अपनी इकोनॉमीज़ को बचाने के लिए उन्हें अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को कम करने की ज़रूरत थी। इसलिए दोनों ही देशों ने टेंशन्स को कम करने के लिए फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। 1972 में रिचर्ड निक्सन मॉस्को जाने वाले पहले यूएस प्रेसिडेंट बने और ब्रेजनेव भी एक साल बाद यूएस विजिट पर आए। दोनों देशों ने कई ट्रीटीज भी साइन की, जैसे कि 1972 का सॉल्ट एग्रीमेंट, जिसे स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी भी कहते हैं, और ऐसी एक ट्रीटी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने भी साइन की यूएसएसआर के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों सुपर पावर्स के बीच टेंशन्स पूरी तरह से खत्म हो गए थे। समय समय पर ईस्टर्न ब्लॉक्स में वेस्ट द्वारा सपोर्टेड रेबेलियंस हुआ करते थे, जिन्हें यूएसएसआर ब्रूटली सप्रेस कर दिया करता था। वहीं 79 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड करने का फैसला लिया ताकि वो वहां पर यूएस बैक इस्लामिक इंसर्जेंसी को रोक सके। अब ये सब देखने के बाद यूएस की जनता को लगा कि प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जो है वो कम्युनिस्ट का मजबूती से विरोध नहीं कर रहे हैं। इसलिए 1980 यूएस इलेक्शंस में अमेरिका के लोगों ने रोनाल्ड रेगन को यूएस प्रेसिडेंट के रूप में चुना, जो काफ़ी ज़्यादा एंटी कम्युनिस्ट लीडर थे। उन्होंने अपनी एक स्पीच में यूएसएसआर को एक ईवल एम्पायर बुलाया था और उन्होंने यूएसएसआर के साथ आर्म्स रेस को दोबारा शुरू कर दिया। पर जहां यूएस रेगन के नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा था, वहीं यूएसएसआर ब्रेजनेव के बाद एक सक्सेसफुल और स्टेबल लीडरशिप नहीं खोज पा रहा था और फाइनली 1985 में यूएसएसआर की कमान मिखाइल गोर्बाचोव ने संभाली। पर गोर्बाचोव जो है वो अपने पहले के सभी सोवियत लीडर्स से काफ़ी अलग थे, मतलब कि वो इतने ऑप्रेसिव डिक्टेटर नहीं थे, जिस वजह से उनके अंडर सभी ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ में फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए और कई देशों में नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज जीत गए, जैसे कि पोलैंड और हंगरी में। और सालों के ब्रूटल ऑपरेशन के बाद जब लोगों के पास सिविल लिबर्टीज आईं,
तो उन्होंने ईस्ट बर्लिन में लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच दीवार थी उसे गिराकर यूरोप के आयरन कर्टन को गिरा डाला और एक साल बाद ही जर्मनी को रीयूनिफाई किया गया 1990 में। इसके बाद एक एक करके सभी ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज जो हैं वो कम्युनिज्म से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगी। ये एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इस मूवमेंट का इफेक्ट मॉस्को में भी दिखने लगा और लोग मॉस्को में भी कम्युनिज्म के विरोध में प्रोटेस्ट करने लगे। धीरे धीरे ये एंटी कम्युनिस्ट प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा एस्केलेट हो गए कि यूएसएसआर को डिसॉल्व होना पड़ा और इसी के साथ कोल्ड वॉर का भी अंत हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदुस्तानी हिस्टोरियन को। और अगर आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप या फिर सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं।